गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार यानी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर यानी कंप्लीट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा चैप्टर है, तो हम एक ही लेक्चर में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, है ना। इस चैप्टर में हमने कुल 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। ये कलेक्शन जो है पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आपकी वहां पर हेल्प हो जाएगी और आपका रिविजन तो बहुत अच्छे तरीके से ये हैंड आउट जो हमने बनाया है वो करवा ही देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और हम आज सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं हमको और हमको कहा है कि उनके ऊपर थोड़ा विचार करिए, थोड़ा उनके ऊपर सोचते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या सेंटेंसेस है। सबसे पहला है, पक्षमाभी पेशियां नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को बदलने के लिए समायोजन करती हैं। यानी सिलेरी मसल्स के बारे में बोला है कि जो आंख में हमारे लाइट एंटर कर रही होती है उसकी जो स्पीड है उसको बदलने के समायोजन करती हैं, है ना। चलिए दूसरा स्टेटमेंट है, निकट दृष्टि दोष को उपयुक्त शक्ति वाले अभिसारी लेंस द्वारा सुधारा जा सकता है। तीसरा सेंटेंस है हमारा, पुतली का कार्य नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है ना। पुतली यानी प्यूपिल, प्यूपिल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आंख में हमारे लाइट एंटर हो रही होती है उसकी क्वांटिटी, मात्रा को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, वो पुतली का काम होता है। चौथा हमारा जो स्टेटमेंट है वो लिखा है, जब पक्षमाभी पेशियां पूर्णतः शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, चार सेंटेंसेस दिए गए हैं और पूछा है सही कथन कौन सा है इनमें से। चार ऑप्शन दिए हैं हमें, तो बच्चों इनमें से जो सही कथन है वो है स्टेटमेंट नंबर 3, यानी पुतली का कार्य नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और स्टेटमेंट नंबर 4, जब पक्षमाभी पेशियां पूर्णतः शिथिल होती हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है बच्चों, ये दो सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरण अत्यंत सूक्ष्म धूलकणों वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है ना, तो उस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग कौन सा होता है ना। तो ये पूछा है हमसे कि एक डस्ट पार्टिकल्स में से जब हमारी व्हाइट लाइट पास हो रही होती है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स में से, तो उसमें जो सबसे ज्यादा कलर स्कैटर हो रहा होता है वो कौन सा कलर हो रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं लाल, नारंगी, नीला और पीला। तो बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा नीला, यानी ब्लू। अच्छा, ब्लू कलर क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जब व्हाइट लाइट जो है वो फाइन डस्ट पार्टिकल से पास होती है तब ना रेले स्कैटरिंग हो जाती है ना। लिख लेते हैं, एक फिनोमिना होता है हमारा रेले स्कैटरिंग। जब व्हाइट लाइट फाइन डस्ट पार्टिकल से पास हो रही होती है तो ये रेले स्कैटरिंग, है ना, हमारी हो रही होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, इस प्रोसेस में जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी है ना वो वेव लेंथ की 4 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हमारी जो इंटेंसिटी होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अब होता क्या है बच्चों, जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ होती है सबसे छोटी, है ना। रेड के मुकाबले में सबसे छोटी होती है ब्लू और वायलेट की। लेकिन हमारी आंखें जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ब्लू कलर के लिए, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो है ब्लू कलर स्कैटर होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, एक वृद्ध व्यक्ति में पक्षमाभी मांसपेशियों के कमजोर होने और आंख के लेंस की लोच यानी लचीलेपन के घटने से उत्पन्न दृष्टि दोष पाया गया है। ये दृष्टि दोष ए है जिसे बी लेंस से सुधारा जा सकता है, तो ए और बी क्रमश है। तो बच्चों एक वृद्ध व्यक्ति यानी एक ओल्ड एज में आदमी है ना, तो उसकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, सिलेरी मसल्स जो है वो वीक हो गई हैं और उसकी आंख में एक डिफेक्ट पाया गया है ना। ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा दोष है, उस दोष को इन्होंने ए कह दिया कि बताइए ए क्या है और उसको बी लेंस से ठीक किया जा सकता है, उस लेंस का नाम बताना है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जरा दूरदृष्टि दोष और द्वि फोकस लेंस, यानी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एंड
इसको ठीक किया जा सकता है बायफोकल लेंस से। ठीक है बच्चों, है ना। बायफोकल लेंसेज हम इसमें यूज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। अब बच्चों, अक्सर ये जो दृष्टि दोष है, ये जो आई डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, ये 40 साल की उम्र के बाद होता है ना। और ये तो क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता ही दिया है क्यों होता है। जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती है हमारी, है ना, 40 साल की उम्र के बाद। और जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिमिनिश होने लगती है। तो उस वजह से हमें मतलब 40 साल की उम्र के बाद अक्सर ये कॉमन हो जाता है, अक्सर ये कॉमन डिफेक्ट देखा गया है। तो ये प्रेस बायोपिया हमारा जो है ये बायफोकल लेंसेज लगा के ठीक किया जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मानव नेत्र का वह भाग जो उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है परितारिका, स्वचमंडल, पक्षमाभी मांसपेशियां या फिर पुतली। तो बच्चों, जो हमारा क्या कहते हैं भाग है मानव नेत्र का, जो उसमें आने वाली लाइट को, उसकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो होता है हमारा परितारिका यानी आइरिस। ये जो आइरिस होता है ना, इसे जो आई का कलर्ड पार्ट है, ये हमारी जो आई का कलर्ड पार्ट है, जो प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करके, है ना, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और लाइट की अमाउंट को जो है, अब जो लाइट आ रही होती है अमाउंट में, उसको रेगुलेट करता है ना। ये जो हमारा जो प्यूपिल, सॉरी प्यूपिल मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो परितारिका होती है, जो आइरिस है, ये क्या करता है, ये जो प्यूपिल होता है ना, जो पुतली होती है, उसके साइज को बड़ा छोटा करके आंख में एंटर होने वाली लाइट की क्वांटिटी को, लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर है आइरिस यानी परितारिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन नेत्र में निम्नलिखित में से किसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन है स्वचमंडल, क्रिस्टलीय लेंस, पुतली या फिर नेत्रोद। ये पूछा है बच्चों, हमारी आंख में जो लाइट एंटर कर रही होती है ना, लाइट की जो किरणें हैं, उनका जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है वो हमारी आंख में किसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है स्वचमंडल यानी कॉर्निया, है ना। कॉर्निया जो है बच्चों, ह्यूमन आई का जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया की सरफेस पे हो रहा होता है ना। कॉर्निया की सरफेस मतलब लगभग आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली हमारा 65 to 75% ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है आंख के में, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती हैं जो आंख के सरफेस पे जो हो रहा होता है, तो वो जो मैक्सिमम 65 to 75 रिफ्रैक्शन जो है उसके लिए वो मतलब कॉर्निया जो है, कॉर्निया के सरफेस यानी स्वचमंडल पर, स्वचमंडल के बाहरी पृष्ठ पर हो रहा होता है ना। या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं 2/3 ऑफ द हमारा ये टोटल रिफ्लेक्टिव पावर जो है कॉर्निया प्रोवाइड करता है। एक मिनट रुकिए, दो बातें हो गई, 65 to 75% रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा होता है, कॉर्निया पर, और 2/3, एक मिनट उसको दोबारा लिख लेते हैं साफ, 2/3 ऑफ टोटल रिफ्रैक्टिव पावर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए हमारा कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कॉर्निया प्रोवाइड करता है। एक सेकेंड, ठीक है ना। 2/3 ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिव पावर हमारा कॉर्निया प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं इंग्लिश में, करता है। चलिए ये बात याद रखिएगा बच्चों, मतलब जो 65 से 75% हमारा जो रिफ्रैक्शन होता है ह्यूमन आई में, वो कहाँ पे हो रहा होता है, कॉर्निया की सरफेस के ऊपर। यानी आंख की 2/3 ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टिव पावर कॉर्निया प्रोवाइड करता है। चलिए अब हमारे पास एजर्शन और रीजन के दो क्वेश्चन है ना।
तो इसमें असर्शन रीजन में क्या होता है, हमको दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, एक को हम अभिकथन कहते हैं, एक को कारण कहते हैं, है ना। और उनके लिए चार हमको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, यानी दोनों बातें सच हैं, और कारण जो है वो अभिकथन का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। पहला तो ऑप्शन ये मिलता है। दूसरा ऑप्शन मिलता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन यानी सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है ना। और चौथा ऑप्शन होता है कि अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है सवाल। प्रश्न नंबर 6 है, अभिकथन मतलब उसमें हमको अभिकथन में दिया गया है इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक वर्णक्रम है। ठीक है ना। और कारण दिया गया है, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो और वायु में जलकण उपस्थित हो, है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने कि इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक वर्णक्रम होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कारण बताया है ना इसका, वो बिल्कुल वो ठीक नहीं है। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर हो, नहीं, इंद्रधनुष तब बनता है जब ये सर के पीछे होता है ना। और बिल्कुल थोड़ा सा लो भी होता है, स्लाइटली लोअर भी होना चाहिए उसके लिए, है ना। और साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स की प्रेजेंस भी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। तो हमारा अभिकथन तो ठीक है, स्टेटमेंट ये वाला तो ठीक है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। तो इसलिए जो कोड इसका जो होगा, सही कोड होगा, वो होगा ऑप्शन सी के अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। अगला वाला देख लेते हैं। अगले में अभिकथन में दिया गया है दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए ठीक है। और कारण दिया गया है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। ये भी बात बिल्कुल ठीक लिखी है इन्होंने, लेकिन ये अभिकथन को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती। मतलब इसका ये रीजन ये नहीं है कि भाई कि आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, वो दिखाई देता है रेल स्कैटरिंग की वजह से, है ना। तो यहाँ पे मतलब बात तो ये बिल्कुल अभिकथन भी ठीक है और अपनी जगह कारण भी ठीक है, लेकिन ये कारण जो है वो अभिकथन के सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कोड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो हैं, मतलब दोनों बातें सच तो हैं, लेकिन कारण अभिकथन का सही व्याख्या यानी सही एक्सप्लेनेशन, व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, है ना, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो कोड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। मानव नेत्र की लेंस प्रणाली प्रकाश के लिए संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहा जाता है। ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पर्दा है, वो कौन सी स्क्रीन है जिसके ऊपर जो मानव नेत्र है वो हमारी इमेज बनाता है। तो बच्चों वो पर्दा हमारा होता है दृष्टि पटल यानी रेटिना। ह्यूमन आई जो है वो इमेज कहाँ बनाती है, वो रेटिना पे बनाती है, ये हमें मालूम ही है। तो उसे दृष्टि पटल या रेटिना हमारा इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमा तक रूपांतरण कर सकता है। कौन सा भाग है ऐसा वो जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमा तक रूपांतरण कर सकता है। ऑप्शन है पुतली, स्वचमंडल, पक्षमाभि मांसपेशियां या फिर नेत्रोज। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा पक्षमाभि मांसपेशियां यानी सिलियरी मसल्स, है ना बच्चों। ये क्या करती है सिलेरी मसल्स, आई लेंस के कर्वेचर को मॉडिफाई करती हैं। ये तो पूछा था ना कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमा तक रूपांतरण, मतलब उसको मतलब कुछ हद तक उसका जो हमारा जो आई लेंस है ना, उसके कर्वेचर में यानी वक्रता में कुछ हद तक अपना रूपांतरण कुछ हद तक उसको चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई करता है ना। अकोमोडेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर, है ना। जब ये जो सिलेरी मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारे जो जोनुलर फाइबर्स होते हैं ना आंख के अंदर वो रिलैक्स हो जाते हैं। और उनके रिलैक्स होने से क्या होता है, आई लेंस जो है थिकर हो जाता है ना, राउंडर या थिकर बन जाता है, जिससे कर्वेचर जो है आई लेंस का वो इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। ये होता है जब हम पास के ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं। और जब इसका क्या बोलते हैं, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या होगा, कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, सिलेरी मसल्स अपना रेस्ट पे आ जाएंगी और फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करती है हमारा अपना ये सिलेरी मसल्स। क्या कंट्रोल करती हैं, कुछ हद तक लेंस की वक्रता में रूपांतरण करती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि लाल प्रकाश की किरण और बैंगनी प्रकाश की किरण वायु माध्यम से प्रिज्म की झुकी हुई सतह पर समान कोण पर आपतित होती हैं, मतलब क्या कहा है, एक तो रेड कलर की रे ऑफ लाइट और एक वॉयलेट कलर की रे ऑफ लाइट क्या हो रही है,
वायु माध्यम से यानी एयर से जो है हमारे एक प्रिज्म के अंदर बिल्कुल एक एंगल, एक बिल्कुल सिमिलर एंगल पे, अगर 30 डिग्री पे डाली जा रही है रेड तो 30 डिग्री पे ही डाली जाएगी वॉयलेट। एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर, कोई ऐसा यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया कि 30 डिग्री होगा जो कोण है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सेम एंगल है। आपतित होती हैं और क्रमश अपवर्तन कोण आर और वी उत्पन्न करती हैं, है ना। एक रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है, जो रेड लाइट के लिए तो एंगल आर है और वॉयलेट लाइट के लिए एंगल वी है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, कि एंगल आर जो है वो वी के बराबर होगा, आर बड़ा होगा वी से, आर जो है वो 1/v के बराबर होगा, या फिर जो वी है वो आर से बड़ा होगा। एंगल, एंगल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होगा वो जान लेते हैं। जो रेड कलर है बच्चों, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है सारे सात के सात रंगों में, और अगर वायलेट से उसको कंपेयर करें, वायलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो यहां पर हम बिल्कुल, एक तो लीस्ट वेवलेंथ, जो कि हमारा हो गया वायलेट, और मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्स लिख देता हूं यहां पर, है ना। हम इन दो कलर्स की बात कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो जो एंगल आर है वो हमारा डेफिनेटली ग्रेटर होगा किससे, ये ग्रेटर होगा हमारा एंगल वी से। क्यों होगा ये ग्रेटर, क्योंकि बच्चों रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो होती है सबसे ज्यादा, तो उसमें डिफ्लेक्शन वॉयलेट के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होगा। क्योंकि जब डिफ्लेक्शन कम होगा, फॉर एग्जाम्पल इस कुछ रेड लाइट प्रिज्म, ये एक प्रिज्म मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया था ट्रायंगल, और रेड लाइट इस तरीके से यहाँ पर आ रही है प्रिज्म के अंदर, है ना। तो इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो समझ लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इतना डिफ्लेक्शन आया। अगर हम वायलेट लाइट की बात करें तो वायलेट लाइट में जो है जो रिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। सबसे ज्यादा जो मतलब स्कैटर होता है कलर, सात कलरों में से, वो वायलेट कलर होता है ना। ये एक रफ मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखाया है, मतलब एक डायग्राम बना के एग्जांपल दिया है। तो जो एंगल आर है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, है ना, क्योंकि रेड कलर तो कुछ इस तरीके से स्कैटर हुआ था और वायलेट हुआ इस तरीके से स्कैटर। तो यहाँ बनेगा ये वाला एंगल और ये बनेगा यहाँ पर ये वाला एंगल। तो आप यहाँ से एक रफ एंगल के डायग्राम से आइडिया लगा सकते हैं कि जो एंगल आर है वो डेफिनेटली हमारा एंगल वी से बड़ा होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। तो वायलेट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा और रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो ये समझाता है कि हमें दिन का आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शंस हैं, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। नीले जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अन्य रंगों की उसमें तुलना में यानी कंपैरिजन में ज्यादा प्रकीर्णित यानी ज्यादा स्कैटर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग समान रूप से प्रकीर्णित होते हैं, लेकिन नीला प्रकाश अधिक शक्तिशाली और आंखों को अधिक दिखाई देता है। प्रश्न विकल्प नंबर सी है, आकाश का नीला रंग आकाश का नीला रंग लाल और नारंगी जैसे लंबे तरंग दैर्ध्य के अधिक प्रकीर्णित होने के कारण है, जिससे नीला अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। और ऑप्शन नंबर डी यानी विकल्प नंबर डी हमारा है, वायुमंडल में नीले रंग कण होते हैं जो आकाश को नीला रंग देते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। मतलब जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है ना। हमारा क्या बोलते हैं, अन्य रंगों की तुलना में जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी तो खैर वॉयलेट की होती है वेवलेंथ, है ना। वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, है ना। ये तीनों के तीनों जो है हमारे छोटी वेवलेंथ वाले कलर्स में। और भी मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे ना विव की ओर में, वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। सबसे कम वॉयलेट की, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, और फिर हाईएस्ट रेड की हमारी, है ना। तो ब्लू कलर भी जो है वो छोटे तरंग दैर्ध्य वाले रंगों में आता है। और ये जो ब्लू कलर है ये वायलेट से ज्यादा हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमको ये ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इसका जो सही कारण है वो यही होगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो नीले जैसे छोटे तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, चंद्रमा का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे निकट पक्ष कहा जाता है।
है ना। और जो भाग दिखाई नहीं देता उसे दूर पक्ष कहा जाता है, यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट। चंद्रमा के दूर पक्ष पर खड़े किसी अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा और क्यों? ऑप्शन है नीला, क्योंकि चंद्रमा का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की तरह प्रतिनिधित करता है। ऑप्शन बी है सफेद, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर उस पर पड़ने वाला सभी प्रकाश को परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी है काला, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिनिधित करने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। और ऑप्शन डी है काला, क्योंकि चंद्रमा के दूर पक्ष पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसको कैसा दिखाई देगा एस्ट्रोनॉट को, जब वो जो दूर पक्ष पर खड़ा है, काला दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। बच्चों जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग कैसे होगी, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं आप। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग ही नहीं होगी, तो उसको कैसा दिखाई देगा रंग, उसको दिखाई देगा काला रंग। ठीक है, चलते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। 12 एमसीक्यूज हमारे थे जो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, है ना। तो बच्चों सबसे पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में कठिनाई होती है, लेकिन वह अंतिम पंक्ति में बैठकर यानी लास्ट लाइन में बैठकर ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। उस छात्र को दृष्टि दोष का नाम बताइए। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए। इस दोष को सुधारने के लिए आवश्यक लेंस का प्रकार बताइए। ठीक है, बहुत मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, सीबीएसई 2025 में आया है ना। 2 नंबर के लिए सवाल आया था। ये पूछा है कि एक बच्चा है जिसको अपनी बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आखिरी रो में बैठ के क्लास की वो ब्लैक बोर्ड क्लियरली पढ़ पा रहा है ना। तो उसको जो डिफेक्ट है, जो उसको आंख में प्रॉब्लम है, उसका नाम बताना है। उसको किस लेंस से उसको हम ठीक कर सकते हैं ये बताना है। और ये जो दृष्टि दोष है ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या है, हमको ये बताना है ना। चलिए देख लेते हैं। ये दोष दूर दृष्टि दोष है ना। दूर दृष्टि दोष, इसको यानी हाइपरमेट्रोपिया है। ये हो गया हमारा, रुकिए, हाइपरमेट्रोपिया। ये दोष दूर दृष्टि दोष है, क्योंकि पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। इसके सामान्य कारण है नेत्र गोलक का बहुत छोटा हो जाना, यानी आई बॉल का छोटा हो जाना, है ना। नेत्र लेंस की अत्यधिक कम वक्रता, बहुत लंबी फोकस दूरी होना, यानी हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाना, है ना। जिसके कारण पास की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है। मतलब क्या होता है, जो पास की जो हमारी वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ना बनकर उसके पीछे बनता है। इसे सुधारने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से साफ आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए अभी हम एमसीक्यूज में हम डिस्कस करके आए हैं ना अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब देख लेते हैं क्या है इसका कारण। पृथ्वी का साफ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे वायु अणु सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। ये छोटे तरंग दैर्ध्य जैसे नीला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य जैसे लाल की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिससे हमारी आंखों तक अधिक नीला प्रकाश पहुंचता है। अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां लगभग कोई वायुमंडल नहीं है जो सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करे, इसलिए सभी दिशाओं से कोई भी प्रसारित प्रकाश नेत्रों तक नहीं पहुंचता। ठीक है बच्चों, हमने इसमें क्या बताया है इस आंसर में कि भाई जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे वायु अणु होते हैं, है ना, उनमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो छोटी तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग होते हैं वो अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ज्यादा स्कैटर होते हैं, जैसे कि ब्लू कलर होते हैं। इसलिए हमें जो आकाश है, आसमान है, वो हमें ब्लू दिखाई देता है ना। अगर हम बात करें अंतरिक्ष यानी स्पेस की, वहां पे कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो फिर प्रकीर्णन कैसे होगा, तो स्कैटरिंग कैसे होगी, इसलिए वहां से हमको जो है वो काला नजर आता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखें और उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर दें। एक चित्र यहाँ पर दिया गया है ना, और हमें उसका क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व करना है और उसके उत्तर देने हैं। दिखाए गए दृष्टि दोष की पहचान कीजिए। एक दृष्टि दोष दिखाया गया है यहाँ पर, उसकी पहचान करने के लिए कहा है। इसके 2 कारण लिखिए, 2 कारण लिखने के लिए बोला है। इससे
हमको क्या कहते हैं, इस दोष को सुधारने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस का प्रकार बताइए। हम इस डिफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं आंख के, कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, उसका नाम बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो जो दृष्टि दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया, है ना बच्चों। है ना। इसके दो कारण है, नेत्र लेंस का अत्यधिक वक्रता होना, है नी, यानी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, है ना, और नेत्र गोलक का लंबा होना यानी इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। ये दो कारण है मायोपिया होने के। इसको सुधार के लिए जो लेंस हमको लगेगा वो होगा अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमको चाहिए होगा कॉनकेव लेंस ठीक करने के लिए। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, आप दो समान प्रिज्मों का उपयोग इस प्रकार कैसे करेंगे कि पहले प्रिज्म पर पड़ने वाली सफेद प्रकाश की संकीर्ण किरण दूसरे प्रिज्म से बाहर निकलते समय फिर से सफेद प्रकाश के रूप में दिखाई दे। चित्र बनाइए, उसका डायग्राम भी बना के दिखाना है। चलिए बता देते हैं। दो प्रिज्मों का विक्षेपण कोण यानी जो डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो समान और विपरीत होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए उनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। पहले प्रिज्म में प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। भाई पहले प्रिज्म को में क्या होगा, जब उसके अंदर लाइट एंटर करेगी तो वो अपने 7 के 7 कलर्स में विभाजित हो जाता है। क्योंकि अलग अलग रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न होता है, क्योंकि सारे जितने भी कलर्स हैं उनका जो अपवर्तन कोण है वो भिन्न अलग अलग होता है ना, है ना। तो दूसरे प्रिज्म में यह वर्णक्रम फिर से एक किरण में संयोजित हो जाता है। तो बच्चों होता क्या है, मान लीजिए दो प्रिज्म रखे हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट लाइट आई, तो जब ये इस व्हाइट लाइट ये वाले पहले वाले प्रिज्म P1 से बाहर निकलेगी तो ये अपने 7 के 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाएंगे ना। अब ये 7 कलर जब दूसरे वाले प्रिज्म में जो जो कि इस तरीके से रखा गया है उसमें एंटर करेंगे, तो ये 7 कलर जब उस प्रिज्म से बाहर निकल रहे होंगे तो ये व्हाइट लाइट बन जाएंगे वापस से, है ना। और हम ये स्क्रीन के ऊपर व्हाइट लाइट ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ पर आप ये डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। तो एग्जाम में आपको ये डायग्राम भी बना के आना है। इस तरीके से प्रिज्म अरेंज होंगे, पहले व्हाइट लाइट एंटर होगी, वो 7 रंगों में विभाजित होगी, फिर 7 रंग दूसरे वाले प्रिज्म में एंटर करेंगे और वो समयोजित होकर व्हाइट लाइट स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्र में नेत्र में प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाया गया है। चित्र में दिखाए गए दृष्टि दोष को पहचान कीजिए, इसके दो कारण लिखिए और इस दोष को सुधारने के लिए उपयुक्त लेंस का सुझाव दीजिए। ठीक है ना। चलिए, दृष्टि दोष जो दिखाया गया है वो है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया दर्शाया गया है। इसके कारण क्या होते हैं, नेत्र गोलक बहुत छोटा होता है जिससे प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। एक एक कारण तो यह है कि प्रकाश किरणें जो है, इमेज जो है वो रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना के पीछे फोकस हो रही होती है। नेत्र लेंस बहुत कमजोर हो जाता है ना, कम अभिसरण शक्ति, जिससे प्रकाश को पर्याप्त रूप से मोड़ने में असमर्थ हो जाता है। दूसरा कारण ये हो गया। इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को सीधे रेटिना पर फोकस करने में मदद करता है ना। उत्तल लेंस हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसका उपयोग किया जाएगा। कारण हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति के दृष्टि अनुभव के संदर्भ में मूलभूत अंतर क्या है ना। तो बच्चों हम ये हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन वेरी और लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हमने रखे थे, तो हम एक गो में चल रहे हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तक वेरी शॉर्ट ही चल रहे हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या इससे पहले वाले क्वेश्चन से हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, आंसर की लेंथ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई वेरी शॉर्ट आपको 2 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना होता है, शॉर्ट आपको 3 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना होगा। और डायग्राम दिया गया तो डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, अगर उसने डायग्राम पूछे तो डायग्राम बनाइए। और लॉन्ग आंसर में 5 नंबर के हिसाब से, उसमें भी अगर डायग्राम दिया गया है तो डायग्राम बनाइए, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 में पूछा गया, फिर इस साल का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। क्या है पूछा है भाई, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष हमारा मायोपिया में व्यक्ति के दृष्टि अनुभव के संदर्भ में मूलभूत अंतर बताइए, डिफरेंस बताना है। नीचे दिए गए चित्र में नेत्र दोष का एक विशेष मामला दिखाया गया है ना। चित्र में दिखाया गया दोष कौन सा है, सबसे पहला सवाल। इस दोष का एक कारण बताइए,
कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या इस दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। फिर ऑप्शन सी में पूछा है मानव नेत्र में मायोपिया के कारण क्या है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा दोष है जिसके कारण निकट की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, जबकि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दृष्टि मिलती है। मायोपिया में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये तो हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। दूसरे में क्या है, चित्र में कौन सा मामला, मतलब कौन सा एक आई डिफेक्ट दिखाया गया है। चित्र में जो आई डिफेक्ट दिखाया गया है वो है हाइपरमेट्रोपिया, है ना। ठीक है, इसमें इसका एक कारण बताना था, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या नेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत बढ़ जाना, है ना, या बहुत अधिक हो जाना, ये इसका एक कारण हो गया। तीसरे में हमसे सवाल में पूछा था कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या इस दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का यानी कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जा सकता है। नहीं, अवतल लेंस नेत्र गोलक पर आने वाली किरणों को अपसारित कर देगा तथा प्रतिबिंब को और भी आगे देगा, और भी आगे ले जाएगा, है ना। बना उत्तल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए जो किरणों को अभिसारित करने तथा रेटिना पर सटीक स्थान पर प्रतिबिंब बनाने में मदद करेगा। इसके लिए हमको किस चीज का उपयोग करना पड़ेगा, हमको इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होगा या कॉनकेव लेंस का नहीं होगा, है ना। अब फिर हमसे पूछे थे निकट दृष्टि दोष के कारण बताने हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, नेत्र लेंस का मोटा होना जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये है हमारे निकट दृष्टि दोष के कारण। अगला सवाल हमारा है इंद्रधनुष क्या है। इसके निर्माण को दर्शाने वाला एक सुस्पष्ट आरेख बनाइए। चलिए, इंद्रधनुष यानी रेनबो के बारे में सवाल है। पहले तो ये बताते हैं कि रेनबो होता क्या है। इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देने वाले रंगों का एक मेहराब है जो सूर्य के प्रकाश का सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों या वातावरण में उपस्थित अन्य जलकणों द्वारा अपवर्तन और विवर्तन यानी विखंडन से बनता है। इंद्रधनुष के रंग सामान्यतः लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी यानी इंडिगो और बैंगनी होते हैं। यानी कौन कौन से कलर्स होते हैं इसके अंदर, विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। ये रंग होते हैं। इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। बूंद में प्रवेश करते समय प्रकाश का अपवर्तन, मुड़ना, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन हो गया, ये पहली बात तो ये हो गई। प्रकाश का विवर्तन यानी 7 रंगों में बंटना, डिस्पर्जन हो गया। बूंद की भीतरी सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा ये हो गया। पुनः अपवर्तन जब प्रकाश बूंद से निकलकर पर्यवेक्षक की आंख तक पहुंचता है, ये हो गया इसका फाइनल स्टेप, आंख तक हमारी पहुंचना। इन प्रक्रियाओं के कारण अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर निकलते हैं और आकाश में रंगों का एक अर्धवृत्ताकार मेहराब बनता है, यानी एक कलरफुल आर्क बनती है, जिससे हम इंद्रधनुष कहते हैं यानी रेनबो कहते हैं। कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पानी की बूंद में गया, वहां उसका रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है, पानी की बूंद के पिछले हिस्से से जो वो क्या बोलते हैं एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद 7 के 7 कलर्स जो है वो बाहर निकलते हैं डिस्पर्स होकर अपना, है ना, और हमारी आंख तक पहुंच जाए, जिससे हमें आसमान के अंदर एक कलरफुल रेनबो आर्क नजर आती है ना। तो फिर ये हो गया हमारा इसका इंद्रधनुष का निर्माण। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा है एक प्रकाश किरण का पथ आरेख बनाइए जो एक त्रिभुजीय कांच प्रिज्म के किसी अपवर्तक फलक पर तिर्यक रूप से आपतित हो रही हो और उस पर कोण विचलन हो को चिन्हित कीजिए। ठीक है, कांच पट्टी के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि कांच पट्टी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तीसरा सवाल है यदि किसी लेंस की शक्ति -2.5 डायप्टर हो तो उसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नामांकित किरण आरेख जिसमें प्रकाश किरण का पथ दिखाया गया है जो तिर्यक रूप से कांच प्रिज्म के एक फलक पर आपतित होती है और विचलन कोण चिन्हित होता है। बच्चों इसमें यही दिखाया गया है कि मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दिखाने के लिए बोला था हमको, है ना, और ये दिखाना था कि जब एक वायु से जब एक प्रिज्म के अंदर एंटर होगी एक रे ऑफ लाइट तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आएगी, एक इमेजिनरी लाइन, जैसे कि हमने लाइट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था इस सवाल के बारे में। मतलब हमने इसी तरह का एक सवाल था कि एक ग्लास स्लैब में जब एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर होगी तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाती है ना। अब फिर जब ये लाइट बाहर निकल रही होगी
तो मतलब एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, है ना, यही होता है ना बच्चों। और यहाँ पर जो एक एंगल ऑफ डेविएशन है वो आप देख सकते हैं, अगर जिसका ओरिजिनल पाथ अगर हम देखें इंसिडेंट रे का, उसको डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो ए है, और जो उसका एक्चुअल पाथ है, मतलब एक तो उसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी थी वो हमने इमेजिनरी उससे मेंशन कर दी, है ना, कि भाई इस तरीके से जाती है अगर बिल्कुल सीधी चली जाती। और जो उसका एक्चुअल पाथ आया है, जो उसने रिफ्रैक्शन के बाद जो उसका एक्चुअल पाथ है, उसके साथ एक एंगल बनाएंगे जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जो हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था। विचलन कोण चिन्हित कीजिए, विचलन कोण हमारा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा था कि कांच की पट्टी पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, है ना, हमको वी भी दे रखा था क्वेश्चन में, सी भी दे रखा था, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 1.5। तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना आया, 1.5। तीसरे पार्ट में पूछा था कि किसी लेंस की शक्ति -2.5 डायप्टर है, उसकी फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला बच्चों वही होता है, एफ इज इक्वल टू 1/p, जो कि हम डिराइव करते हैं इस फॉर्मूला से, है ना, इस फॉर्मूला से हम डिराइव करते हैं, हम उसको एफ के लिए सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला आया मेरा 1/p, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे और आंसर मेरा आएगा -0.4 मीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, डिफरेंस बताना है हमको किस चीज के लिए, किस किस के बीच में, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में। चलिए पहले निकट दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं। इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को आराम और स्पष्ट नहीं देख पाता। हम किसकी बात कर रहे हैं, मायोपिया की। पहले है ना, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख भी देता हूँ इससे कि कंफ्यूजन ना हो, है ना बच्चों, मायोपिया की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसका कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना या नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना, है ना, फोकल लेंथ का कम हो जाना या फिर आई बॉल का इलोंगेशन, ये इसके कारण है। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के आगे बनता है, मतलब स्क्रीन से थोड़ा पहले बन जाता है जो प्रतिबिंब है। सुधार, इस दोष को अवतल लेंस यानी हम इसको कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया की। ये है मेरा हाइपरमेट्रोपिया। चलिए हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की व्यक्तियों को आराम और स्पष्ट नहीं देख सकता। भाई दूर की तो साफ दिखेंगी लेकिन पास की बिल्कुल, पास की जो है वो ब्लरी यानी धुंधली नजर आएंगी। इसका कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना यानी फोकल लेंथ का बहुत ज्यादा हो जाना, या फिर नेत्र गोलक की लंबाई का कम हो जाना, या फिर शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, नेत्र गोलक जो होता है उसका छोटा हो जाना। इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें क्या होती है, जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनने लगती है, ठीक है ना। सुधार, इसको उत्तल लेंस के चश्मे से ठीक किया जा सकता है यानी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाकर इसको हम ठीक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, डिस्पर्जन के बारे में पूछा है। दूसरा सवाल है, वे कौन सी अवस्था है जब प्रकीर्णन होता है, इसकी कंडीशन बतानी है। प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष का एक कारण बताइए, ठीक है, प्रेस बायोपिया का एक रीजन बताना है। चलिए, प्रकाश का परिणन श्वेत प्रकाश का उसके घटकों रंगों यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल यानी विद्युत में विभाजन है, व्हाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में विभाजित हो जाना, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रकीर्णन यानी डिस्पर्जन, जो किसी माध्यम जैसे प्रिज्म में अपवर्तन के दौरान विभिन्न तरंग दैर्ध्यों को अलग अलग झुकाव के कारण होता है ना। फिर दूसरा में क्या पूछा था, वे कौन सी अवस्था है जब प्रकीर्णन होगा, इसकी कंडीशन क्या है। प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश ऐसे अपवर्ती माध्यम में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के साथ बदलता है। इसमें छोटे तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी अधिक मुड़ता है और लंबे तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश लाल कम मुड़ता है। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, ज्यादा मुड़ना, है ना, और जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना कम मुड़ना, ठीक है। और फिर एक कारण पूछा था किसका हमसे, जरा दृष्टिदोष यानी प्रेस बायोपिया, ठीक है, उम्र के साथ पक्षमाभि पेशियों के कमजोर होने और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण होता है, यानी हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं उनका वीक हो जाना और जो हमारी आंख का जो आई लेंस है उसकी लचीलेपन में कमी आ जाना, इसकी वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की, जिसमें हमसे पूछा गया है मानव नेत्र की संरचना और कार्य विधि समझाइए, हम पास और दूर की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। चलिए, हमारा जो ह्यूमन आई है उसकी स्ट्रक्चर और हमें कार्य विधि समझानी है, और ये बताना है कि पास की और दूर की चीजों को हम कैसे देख पाते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर है होता है सॉरी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये 65 to 75% जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया की सतह पर होता है। परितारिका यानी आइरिस और पुतली प्यूपिल का आकार नियंत्रित करते हैं, है ना। परितारिका जो है हमारा वो पुतली यानी प्यूपिल का जो आकार है उसको कंट्रोल करता है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करती है। नेत्र लेंस वस्तु का उल्टा नेत्र लेंस जो है हमारा जो आई लेंस है वो वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। रेटिना एक नाजुक झिल्ली है जिसमें असंख्य प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश पड़ने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। ये संकेत दृष्टि तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और सूचना को हमारा संसाधित करता है, जिससे हम वस्तुओं को वास्तविक रूप में देख पाते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमारी आंख की संरचना है और इसकी कार्यविधि हमने यहाँ पर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर ली है और हमने डिस्कस भी कर दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चों यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन रखे हैं, 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन। वो आप बिल्कुल जब फर्स्ट स्लाइड पे जाके आप वहां से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन है। वहां पर प्रॉपरली टेबल में बताया गया है कौन से कितने सवाल वहां पर है। 12 एमसीक्यूज हैं और समवॉट आगे का नंबर है। चलिए खैर, प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। रूपल को निकट दृष्टि दोष है, उसकी नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला सवाल तो ये है। ठीक है, फिर बोला है निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है। फिर तीसरा सवाल में पूछा है रूपल का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है और उसकी नेत्र के प्राकृतिक लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपित किया गया, जिसकी फोकस दूरी स्थिर है और यह प्लास्टिक सामग्री या सिलिकॉन से बना है। ठीक है, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की तुलना में रूपल को कौन सी दृश्य असुविधा होने की संभावना है। ठीक है, और चौथे सवाल में हमसे पूछा है आंख के जिन अंगों का वर्णन नीचे दिया गया है उन्हें चित्र में दिए गए लेबल के अनुसार पहचानें और लिखें। ठीक है, अच्छा ये लेबल उसके दिए गए हैं, ये लेंस की फोकस दूरी बदलने में सहायता करता है ना। सबसे पहला वाला जो है ये आंख में प्रवेश करने के लिए का अधिकांश अपवर्तन करता है। फिर तीसरा लेबल है ये आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और चौथा लेबल हमारा है ये पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनती है। चलिए, सबसे पहला सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा रूपल को निकट दृष्टि दोष है। इस स्थिति में उसकी आंख में दूर की वस्तुओं की प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनती है। ठीक है बच्चों, पहले सवाल का तो ये हो गया। अब फिर दूसरे वाले में उसने दूसरे सवाल का उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस हमारा कौन सा होता है बच्चों, ये होता है हमारा कॉनकेव लेंस, है ना। और ऑप्शन सी है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रूपल की प्राकृतिक लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगाया गया है ना। मतलब एक उसका जो नेचुरल लेंस है उसको हटा के एक आर्टिफिशियल लेंस लगाया गया है जिसकी फोकस दूरी स्थिर है ना, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कांस्टेंट है। प्राकृतिक लेंस की तरह ये अपनी वक्रता नहीं बदल सकता। जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसकी तरह ये अपनी फोकल लेंथ को बदल नहीं सकता। इसकी जो फोकल लेंथ है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है ना। इसलिए रूपल को अलग अलग दूरी की वस्तुओं पर स्पष्ट रूप से फोकस करने में कठिनाई होगी, समंजन क्षमता का अभाव। ठीक है, इसलिए उसको जो अलग अलग दूरी की वस्तुएं हैं उन पर फोकस करने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि उसके जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो फिक्स हो गई। नेचुरली क्या होता है हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं होती, तो वो अपने हिसाब से फिर फोकल लेंथ को एडजस्ट करता रहता है, पास के लिए अलग और दूर के लिए अलग। लेकिन रूपल की जो आई लेंस है अब वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है वो स्थिर है यानी फिक्स कर दी गई है। और जो हमारा प्रश्न नंबर डी है उसका जो उत्तर होगा कि लेंस की फोकस दूरी बदलने में सहायता करता है पक्षमापी पेशियां। ये जो लेबल है सबसे पहला जो लेबल है उसका आंसर होगा हमारा पक्षमापी पेशियां यानी सिलेरी मसल्स, है ना। आंख में प्रवेश करने वाला जो हमारा
दूसरा लेबल है हमारा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन करता है कॉर्निया, जिसको हम कहते हैं स्वच्छमंडल। पटल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा स्वच्छमंडल। एक मिनट रखिए। स्वच्छमंडल है ना, स्वच्छमंडल हमारा यानी कॉर्निया, ये किस चीज का लेबल है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन करना, यानी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, कॉर्निया पर। ये भी बता दिया कितना, 65 to 75%, है ना। 2/3 ऑफ द रिफ्रैक्टिंग पावर कौन प्रोवाइड करता है, कॉर्निया, ठीक है ना। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है परितारिका, हमारा आइरिस। किसकी, क्या क्या किस तरीके से करता है, पुतली के साइज को कंट्रोल करके, उसको बड़ा या छोटा करके लिमिट करता है ना। वह पर्दा जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ये हो गया हमारा रेटिना यानी दृष्टि पटल। ठीक है बच्चों, सारे के सारे लेबल हमने कर दिए हैं। आखिरी सवाल इस चैप्टर का है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। उस दृष्टि दोष का नाम बताइए जिससे वह व्यक्ति पीड़ित है। इससे दो संभावित कारण लिखिए। ठीक है, इस दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सामान्य आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, या फिर चॉइस में पूछा है, अथवा सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती। ठीक है, और श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम का पुण्य संयोजन एक चित्र की सहायता से दर्शाइए। इंद्रधनुष बनने के दो आवश्यक कारण लिखिए। ये सवाल हमसे चॉइस में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी एक सवाल अटेम्प्ट करना होगा अगर एग्जाम में ये इसी तरह का सवाल आता है। हालांकि यहाँ पर हम दोनों ही सवालों के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहले वाला देख लेते हैं ना, पहले इस वाले सवालों, इन 3 सवालों को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है भाई, किस दृष्टि दोष का नाम बताइए जिससे वो व्यक्ति पीड़ित है। तो बच्चों उस व्यक्ति को है दूरदृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया से वो पीड़ित है। इसके संभावित कारण क्या होंगे, नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होना, यानी जो आई बॉल है वो छोटा हो गया। नेत्र लेंस का पर्याप्त उत्तल ना होना, यानी कम अभिसारी शक्ति, उसका जो है पर्याप्त तरीके से उसका उत्तल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेंगे ऑप्शन जो प्रश्न नंबर सी है। इस दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सामान्य आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। चलिए देख लेते हैं, सामान्य आंख का निकट बिंदु कितना दे रखा है भाई, 25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने, 0.25 आ गया। दूषपूर्ण आंख का निकट बिंदु कितना दे रखा है, सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर लिया, 0.75 मीटर आ गया। अब मैं लगा दूंगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला है मेरा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। यहां से हम वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितनी आएगी, एफ आई मेरी 0.375 मीटर। यहां से जब मेरी फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ से मैं पावर निकाल दूंगा, P इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि मीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, है ना। और 100/37.5 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा प्लस का 2.67 डायोप्टर। अतः व्यक्ति को प्लस 2.67 डायोप्टर शक्ति वाला उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस लगाना होगा, जिससे उसका जो आंख में उसके प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। ठीक है ना। अब चॉइस वाले की बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या था, सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाती है। तो बच्चों सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं देख पाती क्योंकि पक्षमार्गी पेशियां लेंस की वक्रता को 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ा पाती, जिससे लेंस पर्याप्त रूप से प्रकाश को अभिसारित कर रेटिना पर केंद्रित नहीं कर पाता। ये है उसका रीजन। जो सिलेरी मसल्स है वो हमारी जो वक्रता है, जो कर्वेचर है, उसको 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ा पाती, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती उसको। ठीक है ना, तो जिससे लेंस पर्याप्त रूप से प्रकाश को अभिसारित कर रेटिना पर केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे रेटिना पर वो प्रॉपर्ली केंद्रित नहीं हो पाएगी। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा था भाई चॉइस वाले सवाल में, दूसरे में था श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम का पुण्य संयोजन एक चित्र से सहायता दर्शाइए। चलिए देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश का पुण्योत्सर्जन चित्र। वही वाला डायग्राम दोबारा पूछ लिया है कि भाई एक व्हाइट लाइट एक प्रिज्म एंटर करेगी तो 7 रंगों में बट जाएगी, फिर 7 रंगों वाली बिल्कुल एंगल ऑफ जब डिफ्लेक्शन सेम होंगे दूसरे प्रिज्म के, वो उसके अंदर जब एंटर करेगी तो स्क्रीन पे हम व्हाइट लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको मैं पीछे वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। फिर पूछा था तीसरे वाले सवाल में कि इंद्रधनुष के लिए 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो भाई 2 आवश्यक परिस्थितियां इंद्रधनुष के लिए होंगी हमारी।
कि एक तो सूर्य पर्यवेक्षक के पीछे और क्षितिज के समीप होना चाहिए, यानी ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए सन, और क्षितिज के समीप होना चाहिए, ठीक है ना। और वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित होनी चाहिए बारिश के बाद या झरने के पास, है ना। आपने झरने के पास भी अक्सर देखा होगा रेनबो बनता हुआ नजर आता है, वो इसीलिए क्योंकि पानी की जो बूंदें हैं वो वहां पर मौजूद होती हैं, है ना। तो बच्चों हमने ये चैप्टर यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके जितने भी क्वेश्चंस थे हम डिस्कस कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन रखे थे इस चैप्टर के कलेक्शन में, जो हमने आज सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 25 सवालों की खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था, इनमें से भी कोई सवाल आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और इस हैंड आउट से इस चैप्टर का रिविजन भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस हैंड आउट को खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। सारे के सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सॉल्यूशन वाली ये जो आपके पास जो लेक्चर है पहुंच जाएगा, इस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं, अपना आराम से वहां से समझ सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, और अब हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।